बलिया के उम्मीदवार तो कितना हतोत्साहित है, आप स्वयं देख रहे हैं कि बेचारे लगता है कि जबरदस्ती फंसा के उनको उसी तरह से लिया गया है जिस तरह से जानवर को स्लॉटर हाउस में लिया जाता है। राष्ट्र पर जब खतरा पड़ेगा तो राष्ट्र का बच्चा बचा, राष्ट्र के साथ खड़ा रहने का काम किया है। मंशा है मस्त जी के कि बलिया में दया शंकर की जमानत जब्त हो जाए। ये मुकाबला तो जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सबसे हम देखते हैं और सबका एक एक रोज घटाते हैं। नमस्कार, मैं हूं निर्भय और आप देख रहे हैं बलिया की बात का चुनावी मंच, एक ऐसा मंच जहां पर विधानसभा के प्रत्याशियों से सवाल जवाब किए जाते हैं। और आज इस मंच पर हमारे साथ हैं पूर्व कैबिनेट मंत्री रहे और वर्तमान में बलिया नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नारद राय जी। नारद जी, बलिया की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। सबसे पहले तो नारद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 2022 विधानसभा चुनाव का क्या माहौल है और बलिया में समाजवादी पार्टी की क्या स्थिति रहने वाली है। सबसे पहले तो मैं आपको सराहना चाहूँगा कि आपने बलिया की बात बलिया के लोगों तक ही नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के लोगों तक पहुंचाने में कामयाब हो रहे हैं। हम आपको सराहना करते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं। 2022 का चुनाव समाजवादी पार्टी जहां विकास के सवाल पर लड़ रही है, भारतीय जनता पार्टी में बलिया जिले का जो उपेक्षा हुई है, बलिया जिले में जो विकास के काम 2012 से 17 तक हमने चालू कराया था, बड़े बड़े काम जैसे जनेश्वर मिश्रा सेतु, जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया का ट्रामा सेंटर, चंद्रशेखर स्पोर्ट्स कॉलेज, बलिया के सीवरेज का काम, लोहिया बाजार, इन सारे कामों को भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक रोके रखने का काम किया है। बाईपास का काम जिसके लिए हमने प्रयास किया था और बाईपास हमारा डीपीआर गया और एनएचआई ने यह आपत्ति लगा दिया कि हमारा बाईपास पहले से स्वीकृत है। आपको पत्र भी दिखला दूंगा जिसमें यहाँ के वर्तमान सांसद भरत सिंह ने लिखा और उसी के जवाब दे करके हमारा बाईपास रोकवाने का काम 2015 में भारतीय जनता पार्टी की साजिश के तहत हो गया। अब रोज ग्रीन फील्ड बन रहा है, बाईपास बन रहा है, एक्सप्रेसवे का अप्रोच बन रहा है, पता ना क्या क्या बना 5 साल में। बलिया के लोगों ने कुछ देखने का काम नहीं किया है। उन सारे सवालों को लेकर के फिर हम चुनाव के बीच में हैं, जनता से प्रार्थना करते हैं, आग्रह करते हैं, आप हमको आशीर्वाद दीजिए, फिर समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी और बलिया का चतुर्दिक विकास करने का काम करेगा। वही भारतीय जनता पार्टी विकास के नाम पर चुप हो जाती है, राष्ट्र के नाम पर वोट मांग रही है। राष्ट्र कौन खतरे में पड़ गया है? राष्ट्र जब खतरे में पड़ता है तो हिंदुस्तान का बच्चा बचा किसी की भी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे जनता पार्टी की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, राष्ट्र पर जब खतरा पड़ेगा तो राष्ट्र का बच्चा बचा, राष्ट्र के साथ खड़ा रहने का काम किया है और खड़ा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में चुनाव में राष्ट्र का मुद्दा उठा रही है। मेरी बात समझ के परे हो रहा है कि राष्ट्र के नाम पर वोट दीजिए, यह तो विकास के नाम पर लोग वोट मांगते हैं। गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई के लिए युद्ध हो रहा है, घर घर में परिवार में विघटन हो रहा है, पति पत्नी से अलग होने जा रही है। यह सारा काम आप देख रहे हैं इसलिए क्योंकि यहाँ पर बेरोजगारी है, बेबसी है और लाचारी है। मैं आप बात कर रहे थे सीवरेज की, अभी तक और बलिया सदर का एक मुख्य मुद्दा है ये जल जमाव को लेकर, तो क्या उम्मीद की जा सकती है अगर नारद राय जी फिर दोबारा आते हैं सत्ता में तो इस पे प्राथमिकता से काम किया जाएगा? बिल्कुल, इसको प्राथमिकता पर पहले भी मैंने रखने का काम किया था, परिस्थिति बस उसमें कामयाब नहीं हो पाया, मैं समय कम मिला और हमारा सीवरेज का काम जैसे ही हो जाएगा 50% 60% हमारा जल जमाव अपने आप स्वतः खत्म हो जाएगा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। दूसरी बात जो रही कि बलिया इतना खूबसूरत शहर है, इसके 3 तरफ से कटहर नाला बह रहा है, कुछ करना नहीं है, सिर्फ बलिया शहर के मोहल्लों का पानी कटहर नाले तक पहुंचाने का काम है जो भारतीय जनता पार्टी ने साजिश किया है, लूट किया है। आप देख रहे हैं सीसी चौराहा से लेकर के जो आपका कटहर नाले तक नाला बन रहा है, काजीपुरा से लेकर मिठी होते हुए जो नाला बन रहा है, उस नाले में किसी मोहल्ले का पानी जा पाएगा? उसका लेवल क्या है और मोहल्ले का लेवल क्या है? जब यह नहीं देखा गया है, नहीं नापा गया है, पीडब्ल्यूडी और जिला परिषद नाला का निर्माण कराएगी तो कटहर नाला का पानी शहर में जाएगा। यह काम जल निगम का है, जल निगम के जिम्मे यह काम देना चाहिए था।
उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूँ, जब नगर पालिका के पास था चंद्रशेखर नगर का जल निकासी का काम, तो पानी निकालने के लिए इन लोगों ने जो किया था, एनएच के रास्ते से बहेरी होते हुए ले जाने का काम किया था। हमारी सरकार आई, मैं मंत्री बना, हमने कहा हमारे मोहल्ले का पानी प्राथमिकता पर निकालो। लोगों ने सर्वे किया और कहा कि पानी तो जाएगा ही नहीं उधर, कटहर नाले का पानी चंद्रशेखर नगर आएगा। हमने कहा विकल्प ढूंढो, विकल्प ढूंढा और आप देख रहे होंगे कि रामपुर माहौल होते हुए वह पानी, एक बूंद पानी भी पूरे बरसात में भी चंद्रशेखर नगर में नहीं लगा, क्योंकि नाले का निर्माण जल निगम ने लेवलिंग करके बनाने का काम किया। ये दोनों नाला में करोड़ों रुपया का रिश्वत यहाँ के अधिकारी और यहाँ के जनप्रतिनिधियों ने लिया है, जिसका परिणाम है कि वह नाला बेकार हो गया है। अब जल निकासी के लिए हमको नए सिरे से इस पर चिंतन मंथन करना पड़ेगा, स्पष्ट को बुलाना पड़ेगा। जब स्पष्ट आएंगे तो बताएंगे कि कैसे निकले। आपका बयान था, एक भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी जो हैं उनको बोले थे कि वो यहाँ के पर्यटक हैं, तो आप 2022 का मुकाबला किससे देखते हैं? देखिए, मुकाबला तो जितने लोग चुनाव लड़ रहे हैं सबसे हम देखते हैं और सबका एक एक रोज घटाते हैं जी। चाहे किसी दल से हो चाहे निर्दल से हो, अपने आचरण से, व्यवहार से। अपने नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने जो घोषणा पत्र जारी किया है उसको लोगों को पढ़ाते हैं, समझाते हैं और बताते हैं कि भाजपा के कथनी करनी में जमीन आसमान का फर्क है, वहीं समाजवादी पार्टी के कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है। जो वादा किए करेंगे कि माननीय अखिलेश जी उसको पूरा करेंगे। इन सारे सवालों को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं और इसीलिए उनको पर्यटक कहते हैं कि 2007 में चुनाव लड़ने आए थे और यह है 2022। 16 साल तक बलिया में पता नहीं 1 दर्जन बार बाढ़ जरूर आई होगी, क्योंकि बाढ़ हर साल लगभग आई जाती है। 1 दर्जन बार बाढ़ आई, 2 बार ओलावृष्टि हुआ। यहाँ पर लोग कोरोना से त्राहि दूसरी लहर भी बलिया को बहुत प्रभावित की और एक बार भी आपके उम्मीदवार साहब तो यहाँ पर कभी आए ही नहीं, कभी जाना ही नहीं कि बलिया भी कोई जगह है जहाँ कभी मैं गया था चुनाव लड़ने के लिए। और स्पष्ट तो उन्होंने स्वयं कर दिया, अपने बयान में कर दिया, आप ही ने दिखाया है कि यहाँ के उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के कह रहे हैं कि हम तो बलिया के राजनीतिक चुनावी राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता था। ये तो जबरदस्ती मस्त जी हमको लेके आए हैं और पता नहीं इनकी क्या मंशा है। बिल्कुल अब उनकी मंशा है मस्त जी के कि बलिया में दया शंकर की जमानत जब्त हो जाए। उन्होंने स्वयं बयान दिया है, हमको इसमें क्या कहना है। वो अपने मन से नहीं आए, उनका मन बलिया में राजनीति करने का नहीं है और जबरदस्ती से लाया हुआ आदमी जनता की सेवा नहीं कर सकता है। हम लोग तन मन से जनता के साथ, बलिया के साथ खड़े हैं और बलिया के लोगों के साथ ही मरना चाहता हूं, दूसरी जगह जाना नहीं चाहता। एक पूरे बलिया जनपद की बात की जाए तो यहाँ के बहुत सारे नेता छात्र संघ से आते हैं और एक बार छात्र संघ की अधिसूचना जारी होती है कि कल नामांकन होगा और एक दिन पहले फिर नामांकन की घोषणा की जाती है कि कल नामांकन नहीं होगा, चुनाव नहीं होगा। बहुत सारे छात्र संघ के जो छात्र नेता थे प्रदर्शन किए। क्या समाजवादी की सरकार आएगी तो छात्र संघ बहाल होगा? और इस छात्र संघ के जो संघर्ष कर रहे थे उसमें नारद राय जी का क्या योगदान था? ये कितना संघर्ष किए छात्र संघ चुनाव? देखिए, हम समाजवादी लोग यह मान के चलते हैं कि लोकतंत्र को की बुनियाद और राजनीति की नर्सरी विद्यार्थी राजनीति है। जो विद्यार्थी राजनीति से निकलता है वह और जगह से आए हुए लोगों से, जो व्यवसायिक से आते हैं, जो धन लेकर के आते हैं, जो बाहुबल लेके आते हैं, उनसे 1000 गुना बेहतर नेता वो होता है जो विद्यार्थी राजनीति से निकल के आता है। और इसीलिए आपको याद होगा जब 2002 में भाजपा और बसपा की ज्वाइंट सरकार थी, उस समय भी छात्र संघ पर ताला लगा था। हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने घोषणा किया था कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी छात्र संघ पर से पाबंदी हटाऊंगा और चुनाव कराऊंगा। याद होगा आपको, माननीय नेताजी ने शपथ लेने के बाद सीधे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जाकर के घोषणा की और छात्र संघ का चुनाव हुआ। पूरे प्रदेश में फिर छात्र संघ का चुनाव होगा और राजनीति के नर्सरी को जिंदा करने का काम किया जाएगा। बलिया में जो कुछ भी हुआ उसको मैं बहुत दुखी था, क्योंकि सब कुछ हो चुका था, नॉमिनेशन करना था विद्यार्थियों को, क्या बिगड़ जाता। हाँ, ये बात जरूर थी कि बलिया जनपद के किसी भी महाविद्यालय में
छात्र संघ का चुनाव में भारतीय जनता पार्टी लड़ने लायक भी नहीं थी, जीतने की अलग बात है। और सभी जगह छात्र सभा जो समाजवादी पार्टी का विंग है उसके उम्मीदवार जीते थे, इसलिए चुनाव स्थगित करा दिया। जी, अब मैं आगे बात करूंगा कि अभी आपका ओम प्रकाश राजभर जी के साथ आपके पार्टी का गठबंधन है। पिछली बार 2017 में वो बीजेपी के साथ थे। कितना प्रभाव पड़ेगा उनका, खासकर हम बात करें बलिया सदर की? तो देखिए, बलिया सदर हो चाहे पूरा पूर्वांचल हो, जी, ये बिल्कुल सही है कि जिस दिन ओम प्रकाश राजभर जी ने माननीय अखिलेश यादव जी के साथ रतनपुरा में मंच साझा किया था, उसी दिन हमारे नेता ने कह दिया था कि पूर्वांचल से भारतीय जनता पार्टी का सफाया हो गया है। आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो लोग चुनाव लड़ने आए हुए हैं वो जब स्वयं हतोत्साहित हैं, चाहे वो बलिया से हो चाहे वो किसी दूसरे क्षेत्र से हो। बलिया के उम्मीदवार तो कितना हतोत्साहित है, आप स्वयं देख रहे हैं कि बेचारे लगता है कि जबरदस्ती फंसा के उनको उसी तरह से लिया गया है जिस तरह से जानवर को स्लाटर हाउस में लिया जाता है। और ये नारद जी, ये मेरा आखिरी सवाल होगा कि अगर आपकी यहाँ की जनता आपको फिर दोबारा यहाँ से विधायक चुनती है तो बलिया सदर के वो कौन से मुद्दे होंगे जिन्हें आप प्राथमिकता से उठाएंगे और काम करेंगे? देखिए, बलिया जिले की और बलिया शहर के मुद्दे अलग अलग नहीं है, क्योंकि यह मुख्यालय है। नहीं, मैं बलिया सदर की बात कर रहा हूं, पूरा बलिया विधानसभा, वही मैंने कहा कि ये मुख्यालय का सीट है। मुख्यालय पर जो भी सुविधाएं होती है वो पूरे जनपद को ही नहीं बल्कि दूसरे अगल बगल के जनपदों को भी प्रभावित करती है। मैं जनता के बीच में आपके माध्यम से वादा करना चाहता हूं कि जो काम हमने बलिया के स्वाभिमान को, प्रतिष्ठा को बचाने के लिए किया था, यहाँ पर जन नायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय जो चंद्रशेखर जी का नाम देश और दुनिया में है, यहाँ पर जनेश्वर मिश्रा सेतु जो छोटे लोहिया जनेश्वर मिश्रा लोहिया जी के अनुयायी थे, हमारे गुरु हैं, जनेश्वर मिश्रा सेतु का हमने 2.5 साल में पुल बनवा दिया और 5 साल में भाजपा उसका अप्रोच नहीं बनवा सकी। जिस दिन वो अप्रोच बन जाएगा सीधे सीधे बिहार और बंगाल से और झारखंड से बलिया जुड़ जाएगा, विकास होगा, व्यवसायिक तौर पर लाभ होगा। मैं यहाँ पर ट्रामा सेंटर जो बनवा दिया था, मशीन तक लिया दिया था 5 साल में, जहाँ 3 बार जोगी भी अस्पताल में आए और ट्रामा सेंटर आज भी चालू नहीं है, उसको 1 महीने के अंदर चालू करवाऊंगा। लोहिया बाजार जो बन के तैयार पड़ा हुआ इनकम्प्लीट है, मैं बार बार आग्रह किया कि जिस हालत में उसी हालत में व्यापारी को आवंटित कर दो, व्यवसायी को कर दो, उसका निर्माण, जमीन पर निर्माण व्यापारी कर सकता है तो उस जो स्ट्रक्चर खड़ा है उसका नहीं कर सकता है, उसको कराऊंगा और 6 महीना के अंदर बलिया का सीवरेज भी चालू कराऊंगा। यहाँ पर स्वास्थ्य, शिक्षा और सफाई का पहली प्राथमिकता हमारी होगी। बिजली के मामले में मैंने काम किया था, आपको याद होगा, बिष्णुपुर में 33/11 का सब स्टेशन बनाया, सिविल लाइन हमारा ओवरलोड चल रहा था, उसका लोड कम कराया। मैंने पोस्टमार्टम हाउस को जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस बना करके उस जमीन को खाली कराया। यहाँ के भाजपा के लोग भूमाफियाओं से उस जमीन को लुटवा रहे हैं। वहाँ पर 33/11 का सब स्टेशन स्वीकृत है, याद होगा आपको, भरत सिंह जी भी जा करके पूजा करके चले आए, लेकिन अभी तक नहीं बना। यहाँ पर आने वाले दिनों में रोजगार भी बढ़े, इसके लिए काम करना है। यही सब बात लेकर के मैं चुनाव के मैदान में जाना चाहता हूँ। एक काउंटर करना चाहूँगा सर इस पर, एक छोटा सा, कि आपने चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी बनवाया, आपने जनेश्वर मिश्रा सेतु का निर्माण करवाया, आपने ट्रामा सेंटर बनवाया, लेकिन मैं छोटे से शब्दों में जानना चाहूँगा कि कहाँ चूक हो गई कि 2017 का चुनाव का हार का? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के अनर्गल प्रचार प्रसार से लोगों को झूठा प्रलोभन दे करके कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया खाते में भिजवाएंगे, मुफ्त में गैस का सिलेंडर दे दिया और उस सिलेंडर भरा जाए कि नहीं भरा जाएगा, बिजली घर तक तो पहुंचा दिया और साथ 2 महीने के बाद बिजली का बिल भी भिजवा दिया। ये मुद्दे ऐसे थे जो लोगों को भ्रमित करने का काम किया। भाजपा ने पिछले बार भी विकास पर चुनाव नहीं लड़ा था, लोगों को भरमा करके, बरगला करके चुनाव लड़ा था। अब जनता जान गई है कि भारतीय जनता पार्टी झूठों की पार्टी है और समाजवादी पार्टी जिसके नेता माननीय अखिलेश यादव जी हैं, वो जो कहेंगे वही करेंगे। इसलिए इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी। पिछली बार जो कुछ भी हुआ उसके लिए जो भी गलती हम लोगों की तरफ से हुई होगी उसको भी ठीक करेंगे और जनता से प्रार्थना करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के बरगलाने में और झूठ में आने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद नारद जी, आपका चुनावी व्यस्ततम समय में से बलिया की बात को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।